हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? जाके आशा करता हूं आप लोग सभी जबरदस्त मस्त होंगे जाके। तो आज हम लोग बात करेंगे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। ठीक है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो आपका जाकर नेक्स्ट मंथ है जाके, उसके लिए मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दोनों चल रहे हैं जाके। और आज का जो हमारा मॉक नंबर है जाके 2 है, और रीजनिंग के 4 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं जाके। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जाके, जैसा कि ये जो टाइम होता है सबसे जो अच्छा टाइम होता है, ये हमारा मॉक देने का होता है। आपने कितनी पढ़ाई की क्या नहीं किया वो आप अभी तक डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं जाके। लेकिन अभी भी अगर आप एक मॉक डेली नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये समझिए कि आप अपनी पढ़ाई से ईमानदारी से नहीं कर रहे जाके। क्योंकि अगर आप मॉक देंगे जाके तो आपके अंदर का जो डर होगा जाके वो एग्जाम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोचिए कि आपके कितने भी मॉक में नंबर है, ठीक है, उसको टेंशन नहीं लेना है। बस हर मॉक का अच्छे से एनालिसिस करना है जाके, और उसमें ये देखना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बनने, और बस वही क्वेश्चन आपको बाद में अच्छे से तैयार करने जाके। जब भी हम दूसरे मॉक पर जाएंगे तो हम लोग उस मॉक के जो भी हमारे क्वेश्चन नहीं बने जाके उनको तैयार करके हम लोग दूसरे मॉक पे जाएंगे। ठीक है, इस हैबिट से आप लोगों को मॉक देने जाके। तो जैसा कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है जाके, प्रैक्टिस सेट 2 है जाके मैथ का। और मैंने ये बोला है कि ये जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं जाके, ये सारे क्वेश्चन जो अभी आरआरबी ग्रुप बी का एग्जाम हुआ था, जो नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी में चला जाके, ठीक है ना, तो उसी एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मैथ का प्रैक्टिस सेट हो या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, ये भी हमारा जो जनवरी फरवरी में जो पेपर हो रहा था जाके, उसी का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जाके प्रीवियस ईयर भी, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। ठीक है, और रेलवे की मैंने आपको एक बात बताई है कि यहाँ पे जो आप लोग मॉक में जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम जैसे कि 25 क्वेश्चन देखते हैं और उसमें से 25 में से हम लोग 15 या 20 के बीच में हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जाके, वो भी जो अच्छे अच्छे कैटेगरी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं जाके। फालतू के क्वेश्चन हम लोग नहीं लेते। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में यहाँ से किया हुआ है। जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कराया था, और देखना आपको हर प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा जाके। किसी किसी में नहीं होगा, लेकिन आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार करके जाना। जैसे माध्यिका बहुलक होता है, आपको 100% ही वो क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जाके पहले क्वेश्चन की। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी ऐसा इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो कि ये बिंदु ए है और ये जो हमारा है बिंदु बी है। एक पर्सन जो है बिंदु ए से बी की ओर जाता है, यहाँ तक S1 चाल से जाता है, और दूसरा फिर वो क्या करता है बिंदु बी से ए तक S2 चाल से जाता है। और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थिति में उसकी जो डिस्टेंस होती है जाके वो सेम होती है। तो उसका जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है जाके, जो हमारी एवरेज स्पीड होती है जाके, वो होती है जाके 2S1 S2 बटे में S1 प्लस का S2। तो हम लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे जाके, क्योंकि रेलवे इस फार्मूले पे आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा जाके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, आपको इसको तैयार रखना है। देखो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको नंबर उतने ही देता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट इस सवाल को एवरेज स्पीड इससे निकालेंगे जाके, तो हमारी क्या आ जाएगी 2S1 की वैल्यू हमको तो कितनी दी है जाके 21, और S2 की वैल्यू हमको कितनी दी है जाके 69, और बटे में जब हम लोग S1 प्लस S2 करेंगे 21 और 69 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगी, हमारा 90 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको काटेंगे जाके 7 3 21 और 3 से काटेंगे 30, और इसको जब हम लोग काटेंगे जाके 10 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 3 42, और 42 के बाद एक अंक बाद ये 10, ये दशमलव लगा देगा। अगर हम लोग यूनिट डिजिट पर देखें तो ये और ये तुम्हारे आंसर ही हो ही नहीं, कि 0.3 है या 0.4 है। हमारा आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा जाके। तो हम लोग एक बार और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 14 दूनी 28 और 4 32। तो हम लोगों ने पूरा पूरा कैलकुलेशन ही कर लिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा जाके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आपकी नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए। ठीक है,
चाहे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो चाहे वो मैथ का प्रैक्टिस सेट हो, आप लोग देखते ही होंगे जाके कि कई सारे क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं जाके। और अभी तक जैसे कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन था जाके बोर्ड मॉस का, ठीक है ना, उसमें 4 प्रैक्टिस सेट हुए जाके, और चारों प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन जो बोर्ड मॉस के नियम पर आता है जाके सिंप्लीफिकेशन का, उसमें चारों के चारों क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट से हुए जाके। बाकी बच्चे वहां पे क्या करेंगे जाके, वहां कैलकुलेशन फंसे रहते जाके, उसका उसमें गुणा कराओ, उसमें जोड़ करो, उसमें घटाना करो। तो इसी तरीके से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जाके, आपकी नजर हमेशा ऑप्शन पे जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु, 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो समूह की औसत आयु, तो जो समूह की औसत आयु होती है जाके वो 27 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु वर्षों में क्या है। देखो वो जब 26 छात्र थे तब उनकी औसत आयु 26 है, और जब एक शिक्षक आ गया, जब शिक्षक को शामिल किया गया, अब लोग हो गए जाके 27 हो गए। अब औसत आयु कितनी होगी जाके 27 वर्ष होगी। आप यहाँ पे देखो पहले औसत आयु 26 थी, अब 27 हो गई। मतलब ये है कि औसत में 1 की वृद्धि हुई है। औसत में क्या हुआ जाके 1 की वृद्धि हुई है। तो जो हमारी शिक्षक की आयु होगी जाके, उसकी जो आयु होगी वो 26 साल का तो होगा ही, वो 26 साल का तो होगा ही। अब वो ज्यादा कितना है कि उसके आने से औसत आयु में वृद्धि हुई है। पहले 26 लोग थे, अब 27 लोग हो गए, ठीक है। तो 27 में 1 की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 26 प्लस जब 27 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जाके 53। तो जो हमारी शिक्षक की आयु हो जाएगी हमारी 53 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बस इतना याद रखते हैं कि उसके जो पर्सन आ रहा है उसके आने से हमारा एवरेज कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अगर एवरेज हमारा बढ़ रहा है वो जो भी पर्सन होगा जाके वो 26 साल से हमेशा ज्यादा होगा, और अगर एवरेज कम हुआ तो हमेशा 26 साल से कम होगा। फिर हम लोग ये देखते हैं कि अब कितने लोग टोटल हो गए। अब टोटल लोग हो जाके 27, तो 27 में 1 की वृद्धि हुई है। पहले एवरेज 26 था, अब एवरेज हो गया जाके 27। एवरेज में 1 की वृद्धि हुई तो 27 लोगों में 27 की वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोग इसको 26 में 27 जोड़ के बिना पेन के भी ऐसे कर सकते हैं जाके। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक योजना जैसे कि 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए। एक योजना है कि 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए समान एमआरपी वाले एक ही प्रकार के डेको पर। अब वो कह रहे अगर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए तो आपसे उसने बस छूट पूछी है कि टोटल छूट कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि टोटल वस्तुएं कितनी है। टोटल वस्तुएं कितनी, 6 खरीदी 4 मुफ्त पाई, तो टोटल जो वस्तुएं हमारी 10 हैं। टोटल वस्तु हमारी कितनी है 10 है। अब जो मुफ्त है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, 10 पर 4 की क्या है छूट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको परसेंट में चेंज करेंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंट में हो जाएगा। तो ये 0 0 कट गया और 10 को 40%। तो जो छूट होगी जाके वो टोटल 40% होगी जाके। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि एक वस्तु 8900 रुपए में खरीदी गई, इसके मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित किया गया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। बच्चे इस क्वेश्चन में मतलब कि थोड़ा सा डर टाइप के जाते हैं जाके, वो इसका यूज करेंगे जाके, ठीक, जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे कि एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसके मूल्य में 40% को बढ़ाकर, ठीक है ना, अंकित किया गया। इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 5% की क्या दी गई छूट दी गई। मतलब उसका पहले कोई कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, जिसको बढ़ाकर मान लिया कि x% बढ़ाकर वो कोई मार्क प्राइस क्या किया गया अंकित किया गया, ठीक। जैसे कि x% की वैल्यू कितनी, मान लो कि 40% बढ़ाया गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि फिर इस अंकित मूल्य पर, ये जो अंकित मूल्य है इस पर 5% का क्या दिया गया, इस पर 5% का मान लो कि y% का डिस्काउंट दिया गया। तो आपसे बोल रहा है कि उसको लाभ टोटल कितना हुआ। ऐसे सवाल हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारा सक्सेसिव लगता है। जैसे सक्सेसिव का फार्मूला होता है जाके x प्लस का y प्लस xy बटे में 100।
जब कभी भी एक ही वस्तु पर एक बार वृद्धि कमी या कमी वृद्धि कुछ भी हो लगातार, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, हम लोग वहां पे सक्सेसिव का यूज करते हैं जाके। हमें यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस दिया हो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है जाके। तो अगर देखेंगे 40% बढ़ा दो, ठीक है ना, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का रखेंगे, और फिर 5% की कमी हो रही तो कमी हो रही तो माइनस रखेंगे, -40 इंटू 5/100, ठीक है। इसको काटेंगे 20 आ जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये 35 बचेगा और 35 में 2 जाएगा तो 33%, ठीक है। तो 33% क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जाके। ऐसे सवाल हम याद रखना कि अगर एक बार उसके अंकित मूल्य में वृद्धि की जाए फिर उस पर कुछ छूट दी जाए, तो आपसे कभी भी लाभ या हानि पूछे तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं जाके, हमेशा हम लोग इस सक्सेसिव का फार्मूले का यूज करेंगे। हमें कॉस्ट प्राइस के ऐसे सवालों में कोई भी जरूरत नहीं होती जाके। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके लिए गए ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन, जैसे कह रहे हैं आयत एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु पी है, यदि पी 98 सेंटीमीटर है, पी भी 91 सेंटीमीटर और पीसी क्या 21 सेंटीमीटर है, तो पीडी की लंबाई आपसे ज्ञात पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन पहले आप समझो कि जैसे ये हमको एक आयत दे दिया उसने, ये हमको उसने क्या दे दिया, ए बी सी डी, उसने हमको एक आयत दे दिया। अब उसने क्या बोला कि इस आयत के अंदर एक बिंदु P है, तो मान लिया कि ये यहाँ पे एक बिंदु P है, और फिर ए बी, ए पी बी, पी ए, पी बी, पी सी और पी डी आपको क्या दी उसने, दूरियां दे दी है। जैसे बोला कि पी ए जो है 98 दिया है जाके, ठीक है, और जो पी बी दी है जाके वो 91 सेंटीमीटर दी है, और जो पी सी दी है वो 21 सेंटीमीटर दी है, और ये पी डी आपसे पूछा है जाके। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आयत में ऐसे 4 बिंदु है और अंदर एक बिंदु कोई पी है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो पी ए स्क्वायर और प्लस के पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर में पी बी स्क्वायर और प्लस पी डी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग जब यहाँ पे करेंगे जाके कि पी ए की वैल्यू कितनी दी है 98 का स्क्वायर, और पी सी की वैल्यू हमको कितनी दी है जाके 21 का स्क्वायर, और पी बी की वैल्यू हमको कितनी जाके 91 का स्क्वायर, और पी डी की वैल्यू हमको कितनी है निकालनी है, हमको पी डी निकालनी है। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे जाके वहां पे वो इतने बड़े बड़े स्क्वायर निकालने में डर जाते हैं। तो वो स्क्वायर भी निकालने की ट्रिक होती है। मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है जिसमें आपको 1 से 100 तक स्क्वायर निकालने सिखाया गया। अगर आपको नहीं भी आता है स्क्वायर निकालना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम ये 98 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, और हमें पता है कि 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, इधर पी डी स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लगाए देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर आपको नहीं आता स्क्वायर तो आप कैलकुलेशन पे फोकस करो ना कि कैलकुलेशन कैसे करना है जाके। तो अगर हम जब यहाँ पे ए माइनस बी लगाएंगे तो ये हमारा 7 आ जाएगा, और जब ए प्लस बी इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और प्लस 441। अब इस 7 का हम लोग यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो 7 9 63 हो जाएगा, और 7 56 और 6 हो जाएगा 62, और 7 एकम 7 6 13 हो जाएगा, और प्लस का 441 हो जाएगा इक्वल टू पी डी स्क्वायर। अब जब हम लोग स्क्वायर करेंगे देखो 13 और 4 ये 17 हो गया जाके, और 23 41 कितना हो गया जाके 64। तो जब पी डी स्क्वायर आ गया जाके ये 1764 आ गया जाके। अब हमें पी डी के तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। 1764 किसका स्क्वायर होता है, 1764 जो होता है वो 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, पीडी हमारी 42 निकल आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए, और 30 तक के क्यूब तो या 20 तक के क्यूब को आपको पता ही होना चाहिए जाके, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्रिक सीख लो जाके कि कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं जाके, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन का यूज करेंगे जाके। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको जैसे बोल रहा है, कह रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे जाके, सारे आरआरबी ग्रुप बी 2026 में, ठीक है, जो पीछे एग्जाम हुआ था जाके, वो 25 में भी कुछ दिन हुआ है, 26 में भी कुछ महीने हुआ है, तो उसी में सारे पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क है कि ए और बी मिलकर एक किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेला, कह रहा है ए अकेला 2 गुने कार्य को करने में कितना समय लेगा। देखो, जो ए कर रहा है किसी काम को, ए और बी जो मिलकर किसी काम को कर रहा है, वो 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और जो बी है, बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है जाके, 12 दिनों में कर रहा है। अब जो हमारा टोटल वर्क होगा जाके, वो इनका 6 12 कैल्शियम 12 हो जाएगा। तो अगर हम ए बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और बी की इफिशियंसी 6 कम 6। अगर बी की इफिशियंसी है, ए बी की इफिशियंसी 2 है, तो हम लोग ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की जो इफिशियंसी 1 आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि ये जो ए है अकेला दोगुने कार्य को, दोगुने मतलब टोटल हमको कार्य कितना दिया, 12 दे, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितने दिनों में करेगा, ए की इफिशियंसी 1 है, ये टोटल वर्क 24 है, काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, 24 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप टाइम एंड वर्क का ले लो, आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जाके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहे हैं, आप बस इतना याद रख लो कि इस टाइप का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया गया, आप उसी टाइप का जरूर सीख लो, ठीक है। तो इससे आपको एग्जाम में लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व किए हुए हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो, जो tan थीटा हमेशा ये जो है इस टाइप के सवाल होते हैं, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड सवाल होते हैं जाके, ठीक है। जैसे कि tan थीटा बराबर होता है जाके लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब हो गया जाके, ये हमारा आधार हो गया। अब त्रिपलेट 5 12 13 होता है, तो हमारा कितना आ गया जाके, 13 आ गया जाके। अब उसने हमसे सेक थीटा का मान पूछ दिया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमको कितना दिया है, 13 दिया है, और आधार हमको कितना दिया जाके, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो ये चीज गलती हो कि लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा 5 होगा और ये जो हमारा लंब होगा वो हमारा 12 होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक थीटा हो जाएगा वो क्या होता है जाके, वो हमारा होता है कर्ण बटे आधार, तो 5/12 आ जाएगा सेक थीटा। तो आप त्रिपलेट याद कर लो, ठीक है। लंब बटे आधार जो होते हैं सबके याद कर लो जाके, इसको हम जैसे लाल बटे कक्का से याद करते हैं, ठीक है। जो भी ट्रिक है, आप इस टाइप के सारे जो भी सवाल बनते हैं जाके उनके फार्मूले याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो इसी के इर्द गिर्द आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। अब उसने हमसे क्या बोला कि कौन सा अनुपात 3:2 के बराबर है। कितना छोटा सा सवाल है, ठीक है। मैंने सवाल पहले सोचा था इसको नहीं लेंगे, लेकिन मैंने कहा आप लोग एक बार देख तो लो कि कैसे छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप वैल्यू को काटना शुरू कर दो, जहां पे 3:2 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से काटेंगे 26, 2 से काटेंगे 17, अब ये कटेगा नहीं, ये 3:2 का रेशियो है नहीं, तो ऑप्शन ए होगा नहीं आंसर। यहाँ पे काटेंगे 53 कटेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे काटेंगे तो 27, या इसको काटेंगे 18, 18 3 54, 18 दूनी 36, देखो 3:2 आ गया जाके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको हल्के हल्के सवाल मिलेंगे जाके। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये से में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होती है, उसी संख्या का 80% है। अभी देखना इस क्वेश्चन बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन बच्चा क्या गलती करता है। देखो ये तो बच्चा कर लेगा किसी संख्या का 20%, माना कि वो संख्या क्या है, x है। अब x का हम लोग क्या करेंगे, 20% मतलब होता है 1/5, ठीक। किसी संख्या का 20%, माना कि वो संख्या x है, x का 20% होता है 1/5। अगर 90 में जोड़ा जाता है तो हम लोग इसको 90 में जोड़ देंगे, तो क्या करें कि तो परिणाम वही संख्या, तो यही संख्या परिणाम आ जाता है।
ठीक है। हम लोग यहां से क्या करेंगे, उस संख्या निकाल लेंगे। जैसे x प्लस इसका जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये 450 हो जाएगा और इधर हमारा 5x आ जाएगा। ये चीज मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन मैं ये डायरेक्ट नहीं करता हूँ कि 5x इधर एक जाएगा 4x, तो x बराबर डायरेक्ट हम लोग 450 बटे 4 रख सकते थे। यहां से अगर हम लोग x को इधर घटाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 450 बटे 4। अब बच्चा ये सोचता है एग्जाम में कि हम लोग इसको काट के x का मान पहले निकाले पूरा पूरा, उसके बाद इस संख्या का ये संख्या निकालेंगे पूरी, तब 80%। वो बच्चा यहीं पर वो कैलकुलेशन फंसा रहेगा, जबकि कुछ नहीं करना है। आप इसकी वैल्यू भी सोचेगा, इसको काटेंगे तो दशमलव में आएगा। बच्चे ये सोचता ना कि हम इसको काटेंगे तो दशमलव में आएगा, तुम्हें क्या जरूरत है, ना काटो ना, ऐसे ही रखो ना संख्या, क्योंकि उस आगे भी सॉल्व करना है 80%। इसका 80% क्या हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, देखो कितने प्यार से कट गया, कट गए ना। तो गलती नहीं करनी है ऐसे एग्जाम में, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन हमको पहले से करके जानी है जाके। अब देखो कितने आराम से कट गया जाके, और 0 0 कट गया। अब 45 दूनी 90। अब देखो कितने प्यार से आंसर आ गया जाके कि वो जो संख्या होगी जाके हमारी 90 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी ही सारी गलतियां आपको नहीं करनी, यही चीज आपको पहले ही मॉक से सीख के जानी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, एक धात की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:b है और सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। ठीक है, सी और बी की लंबाई का अनुपात जो है वो कितना है, 5 कितना है जाके 11 है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा हम लोग पेन मोटा कर लेंगे ना। ठीक है, और कह रहे कि और सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर, धात की छड़ की कुल लंबाई। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको थोड़ा रेशियो बराबर करना आना चाहिए। जैसे उसने बोला है कि ए और बी की लंबाई का अनुपात, ए और बी की लंबाई का अनुपात कितना दिया जाके, उसने दिया जाके 9:20 दिया है। कितना दिया जाके 9:20 दिया है। फिर क्या करा, सी और बी की लंबाई का अनुपात, सी और बी और सी नहीं, यहाँ पे सी और बी है, उसका लंबाई का अनुपात कितना दिया है, 5:11 दिया है। अब आप खुद देखो, यहाँ पर ये जो बी है दोनों में कॉमन है ना, क्योंकि वो एक ही धातु की छड़ की लंबाई है ना बी। ठीक, तो यहाँ पे बी क्या हमारा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे जाके, इसका एलसीएम कितना होगा जाके 220 होगा। 220 बनाने की इसमें हम लोग 11 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे हम लोग 20 का मल्टीपल करेंगे। तो यहां से जब 11 नहीं है 99 और 11 दूनी 22, 220। यहां जब करेंगे 20 का मल्टीपल, 20 पंचे 100, रेशियो 11 दूनी 20, 22, 20। तो यहां से देखो अब बी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात आ गया जाके 99 रेशियो 220 रेशियो कितना आ गया जाके हमारा 100। सी का मान कितना है जाके 100 है। ठीक है, ये हमने ए और बी और सी के रेशियो निकाल लिए जाके। अब देखो उसने हमको क्या बोला कि ए और सी की लंबाई का अंतर हमको 10 दिया है। ए और सी की लंबाई का अंतर हमको कितना दिया, 10। तो हम लोग अगर यहां से देखें ए और सी की लंबाई का अंतर कितना है, 1। 1 की वैल्यू दी है कितनी है जाके, देखो रेशियो में ए और सी का अंतर हमको 1 दिया, जबकि ऐसे कितनी वैल्यू दी है जाके 10। 1 की वैल्यू 10 दी है। हमसे पूछ रहा है तो धात की छड़ की कुल लंबाई, धात की छड़ की कुल लंबाई यही तो है ना जाके। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। एक यहां से लेंगे 100, यहाँ 219 बचेगा 319। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जाके 419। 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है ना, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 419 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4190 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4190। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बस तैयार करने हल्के हल्के। बस हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो हमको ये पूछा है कि cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90 का। मतलब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
हमने देखते इसकी वैल्यू 1 लिख दी और cos 90 का मान हमको पता है 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई जाके। अब आप बोलोगे आपने ये कैसे कर दिए इतनी जल्दी कि एक आंसर आ गया जाके। देखो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो रही, 90 डिग्री, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, होता है जाके कॉन्सेप्ट। तो उसी को देख के हमने तुरंत 1 लिख दिया और cos 90 की वैल्यू हमको पता है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आपको नहीं भी ये तरीका ये पता था तो आप मान रख दो cos 30 का मान कितना जाके √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, cos 90 का मान होता है 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, इधर भी हमारा 1/4 आ जाएगा, तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 4/4 ये कट के हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बहुत तरीके होते हैं सवाल को करने के। अगर आप ये चीजें याद करते हो तो आप एग्जाम में मैथ में धुआं उड़ा दोगे, धुआं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई बच्चा मान लो 25 सवाल अगर वो, ठीक है ना, 25 सवाल अगर वो 25 मिनट में करता है, अगर आप ये सब तरीके जो होते हैं हर क्वेश्चन को तैयार कर लो तो आप आराम से 15 मिनट के अंदर सवाल कर दोगे जाके, ठीक है, या आप 15 से 20 मिनट के, मतलब उससे 5-6 मिनट कम ही लोगे जाके, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि P और Q और R प्रकार के प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 280, 180 और 105 है। जो P, Q और R ये 3 प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका प्रत्येक का मूल्य 280, एक वस्तु का 80, P और Q की एक वस्तु का 185 और R की एक वस्तु का 105 है। योगेश प्रत्येक प्रकार के वस्तुओं को 4, 2 और 5 के अनुपात में खरीदता है और कुल 8060 रुपए करता है, तो वह Q प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदता है। मतलब कि ये हमें Q मतलब 2 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम 2 का मल्टीपल देखें तो हमारे सारे ऑप्शन जो हमारे 2 के मल्टीपल हैं, कभी कभी आपको मिल जाएगा कि 2 के मल्टीपल सारे ना हो तो हम लोग ऐसे ही टिक कर सकते थे। आज हम लोग को ऑप्शन से नहीं हुआ सवाल, हम लोग इसको मेथड से कर लेंगे। देखो उसने ये बोला है कि जो P प्रकार की वस्तुएं हैं प्रत्येक का P का मूल्य 280 है, ये Q का मूल्य एक वस्तु का, ये R का मूल्य एक वस्तु का, और जो प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का जो हमको अनुपात दिया 4, 2, 5 दिया। तो अगर हम लोग रेशियो में ही वैल्यू निकाले, अगर हम लोग 4 P प्रकार की 4 वस्तुओं का मूल्य निकाले, एक वस्तु का 280 है तो 4 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, 1 0, मतलब कि 1120 रुपए आ जाएगा। ये हमारा P प्रकार की वस्तुओं का 4 वस्तुओं का मूल्य हो गया। ऐसे हम लोग Q प्रकार की 2 वस्तुओं का मूल्य निकालेंगे, एक वस्तु का मूल्य 185 है, 2 वस्तु का मूल्य जो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 300 तो ऐसे ही हो गया जाके 35 दूनी 70, मतलब कि 370 रुपए होगा। ये जो हम लोग मूल्य निकाले हम लोग रेशियो में निकालना है, इकाई में निकालना है, ठीक है। ऐसे जो R प्रकार की जो 5 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है 105, तो 5 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा जाके 5 × 105 525 हो जाएगा। ये जो टोटल मूल्य हमको निकला है P Q R का, ठीक है, ये हमारा रेशियो में। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे 1100, 3 14, 5 19, 70, 1990, 10 यहाँ से लेंगे 2000, यहाँ 10 कम हो जाएगा 15, मतलब रेशियो में जो वैल्यू आई जाके P Q और R तीनों प्रकार की वस्तुओं का जो कुल मूल्य है वो हमारा 2015 आया जाके, ये रेशियो में। जबकि क्वेश्चन हमको कुल वैल्यू कितना बोल रहा है कि 8060 रुपए, ठीक, 2015 की वैल्यू 8060 दिए, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि वह Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदता है, हमसे वो 2 की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। इसको जब हम लोग काटेंगे 4 बार कट जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो Q प्रकार की 8 वस्तुओं को खरीदता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप लोग रट के जाओ, जितने भी फार्मूले होते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े लेवल के फार्मूले नहीं, जो भी बेसिक से फार्मूले होते हैं आप अलजेब्रा के रट के जाओ, आपको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे वो कह रहा है कि x बराबर 3 + √8 है, तो √x माइनस 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कभी भी आपको मान लो कि x बराबर a +
ए प्लस रूट बी दिया है, ठीक है। अगर अगर यदि ठीक है ना ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, रूट बी का स्क्वायर करने पर एक आ रहा है, तो आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि जो 1/x की वैल्यू होगी वो हमेशा a माइनस रूट बी होगी। ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, ठीक है। जैसे कुछ ना x की वैल्यू, अगर हम लोग दोनों का यहाँ स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और रूट 8 का स्क्वायर 8 की इसका अंतर निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1/x की वैल्यू आ जाएगी जाके वो 3 माइनस का रूट 8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अब हम यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे, तो जब x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे रूट 8 रूट x प्लस माइनस कट जाएगा, तो एक कितना 3 3 6 बचेगा। जैसे हम लोग रखेंगे 3 प्लस का रूट 8, ये हमारा हो गया जाके x का मान 1/√8 का मान है, स्क्वायर करेंगे जाके 3 माइनस रूट 8, तो ये देखो कट गया ना जाके। तो हम ये कह सकते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई जाके 6 आ गई जाके x प्लस 1/x की वैल्यू। अब आपको ये भी एक फार्मूला याद रखना है कि अगर आपको मान लो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मान लो अगर आपको k दी है, आपसे अगर x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे तो आप अंडर रूट लेके k माइनस 2 का वर्गमूल ले लेना, ठीक है। k माइनस 2 का आपको वर्गमूल ले लेना। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग रूट x माइनस 1/√x यहाँ से निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 में 2 घटा के वर्गमूल ले लो, या 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो बेसिक से फार्मूले है, आपके सारे फार्मूले तैयार करके जाने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है ना, हाँ। तो देखो एक क्वेश्चन से डबल बार आ चुका है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे शायद 14 ही क्वेश्चन हुए जाके। तो मैंने ये देखो कितने इजी टाइप क्वेश्चन थे, और ये जो भी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे आपके आरआरबी ग्रुप 2 में पूछे गए ही क्वेश्चन है जाके। तो आप बस इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा। आप जो भी आपके एग्जाम तक 20-25 प्रैक्टिस सेट जो भी होंगे जाके आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे जाके आपको बस यही लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन आपने पहले से ही यहाँ पे करा दिए गए, ठीक है। और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आपका बस उसी मतलब की क्वालिटी का है जाके, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें भी आपको पूछे ही गए हैं जाके प्रीवियस ईयर में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका ना पूछा गया है। और रीजनिंग की एक कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही जाके, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है जाके, अभी शायद 5-6 चैप्टर हो चुके हैं जाके, आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे जाके अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आप लोग डेली एक मॉक दीजिए, आप लोग मैथ में स्कोर बताइए करिए, आप लोग ये बताना कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, ठीक है। मैं फिर उस टॉपिक के आपको 50-60 सवाल, ठीक है, किसी क्लास में करा दिया करूंगा। आप लोग मॉक करना, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक टफ लगे, जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, ठीक है, मैं वो आपको टॉपिक यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।